बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन के सिलसिले में आज एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की फाइनल टर्म एग्जाम प्रेप की। इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के 100 MCQs डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे ज़रा इसमें कोई टेक्निकल चीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती तो ज़रा जल्दी रैप अप करें ताकि वीडियो की लेंथ को भी ज़रा ऑप्टिमम रख सकें हम। राइट, चलें, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो फिर जल्दी से आज की वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लायबिलिटी एंड प्रैक्टिस। 3 चीजें हैं डिस्कस हुई हुई हैं, सॉफ्टवेयर की सेफ्टी, सॉफ्टवेयर की लायबिलिटी एंड उसकी प्रैक्टिस। तो पूछा गया है कि इसका प्राइमरी फोकस जो है वो क्या होता है। तो ये चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, यानी उसके ऊपर लीगल लायबिलिटी डाली जा सके किस चीज की, अगर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में या कोडिंग में या डेवलपमेंट में नेग्लिजेंस बरतता है या बरती जाती है उसकी तरफ से, या सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट्स आ जाती हैं, या सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो जाता है, या इस तरह की चीजें हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनफैक्ट we explore legal liabilities for software developers, right? So first option is the correct from here. Question number 2, what role do standards play in regulating hazardous activities? ये कोई hazardous activities हैं, इनको रेगुलेट करना है तो स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड का जब लफ्ज आएगा ना तो आपके ज़हन में क्या आना चाहिए, ये क्या है, गाइडलाइंस हैं हमारे लिए। और हैज़ार्डस का जब लफ्ज आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से हमें क्या करना है, वी नीड टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम हियर। ठीक है, सो असल में ये क्या चीज़ है, ये वो गाइडलाइंस हैं जो प्रोवाइड करती हैं सेफ्टी मेजर्स को, या इंश्योर किया जाता है कि सेफ्टी को फॉलो किया जाए या सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि दीज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी कंप्लायंस, राइट? सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। Question number 3, what is the difference between certification and licensing? Right? So ये प्रोफेशनल के लिए भी होती है। आप IT सर्विस मैनेजमेंट, IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, even for networking, databases, cloud and so on. So there are various certification, right? इसी तरह मेडिकल में भी हो सकती हैं। You have heard of FCPS, MCPS, kind of things like those. इसी तरह licensing है। Licensing, on the other hand, it's more like with the professionals like doctors, engineers, or even with the business firms. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, प्रोडक्शन है, इस तरह के यूनिट्स हैं। तो ये असल में क्या है, मैंडेटरी चीज़ें हैं, जबकि सर्टिफिकेशंस क्या हैं, ये क्या है, ऑप्शनल है। यू एंड आई मे बी voluntarily go and acquire some education or certification, but it's not mandatory for us. ऑन द अदर साइड, अगर मैंने, आपने या किसी और ने बिजनेस रन करना है तो उनको पर्टिकुलर चीजों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इनफैक्ट द सर्टिफिकेट इज द वॉलंटरी while the license is mandatory for running a business. Question number 4, which group is responsible for devising code of practice in professional context? आपको पता है जैसे engineers हैं, doctors हैं, think about the civil constructions, वहाँ पे क्या है, कुछ codes of practice हैं, safety कैसी होगी, measures कैसे होंगे। तो ये कौन से ग्रुप हैं जो इन चीज़ों को डिवाइस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है, एनफोर्स करते हैं। सो दीज आर प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशंस। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल एसोसिएशंस हो सकती हैं, डॉक्टर्स के अलग हैं, राइट? इसी तरह से ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो ये काम करती हैं, मेक श्योर करती हैं कि कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होने चाहिए हर प्रोफेशन के, वो इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए और वो फॉलो भी होने चाहिए। Question number 5. What legal responsibilities do system designers and software engineers have under statutes such as health and safety? ठीक है, statutes होते हैं बेसिकली laws, written laws, उनको हम कहते हैं statutes। तो क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, इंजीनियर्स की इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी? देखिए, इसको एक मिनट के लिए छोड़ते हैं। think about any designer, think about any product manufacturer। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज आपकी क्या होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए फॉर यूज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे कोई प्रोडक्ट हो, और इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट,
that should be safe for use. So this ensures the product safety. ये legal responsibility होगी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द प्रोडक्ट लायबिलिटी रेफर टू? ये प्रोडक्ट की लायबिलिटी क्या हो सकती है? एक प्रोडक्ट मुझे आपको सर्विस देती है, लेकिन क्या इस सर्विस या इस वैल्यू के अलावा इसकी कोई लायबिलिटी भी है? यदि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? बिल्कुल है. अगर मुझे आपको कोई गलती से या जानबूझ के डिफेक्टिव प्रोडक्ट देता है और उसके बदले में कोई हमें डैमेज होता है, हमारा कोई लॉस होता है. थिंक अबाउट कि आपने कोई अप्लायंस खरीदा, आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, कपड़े डाले तो सारे खराब हो गए. नो, दैट डिफेक्टिव अप्लायंस कॉज अ डैमेज. तो वो क्या हुआ? एक लायबिलिटी बन गई उस प्रोडक्ट के ऊपर. सो लायबिलिटी फॉर ए डैमेज, जो कि क्या होता है? कॉज होता है डिफेक्ट्स की वजह से. प्रोडक्ट में डिफेक्ट था, उसने कोई डैमेज कॉज किया, तो उसकी जो लायबिलिटी होगी वो हमारी क्या है? प्रोडक्ट लायबिलिटी. Question number 7. Under what circumstances may a manufacturer be held liable? कोई बंदा है, कोई कंपनी है, वो कुछ बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? किस सर्कमस्टेंस के अंदर, किन सिचुएशन के अंदर हम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या सीपीए के तहत. तो हमें पता है कि अगर कोई बंदा एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या कोई और यूजेबल टेंजिबल प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट डैमेज है, वो डिफेक्टिव है या उसका कोई कंपोनेंट या पार्ट डिफेक्टिव है, तो हम कह सकते हैं कि सीपीए कहता है कि आप उस बंदे को जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, चाहे वो कंप्लीटली या पार्शियल इसका कंपोनेंट फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, तो आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, उसको लायबल ठहरा सकते हैं. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट. इफ द प्रोडक्ट और इट्स कंपोनेंट पार्ट्स और डिफेक्टिव, तो हम उसको मैन्युफैक्चरर को लायबल अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डज नेग्लिजेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल लायबिलिटी इन्वॉल्व? नेग्लिजेंस क्या होती है? बेसिकली देखिए, कोई चीज बनाई जाती है, कोई चीज डिजाइन की जाती है, तो डिजाइन करने के दौरान, उसको प्रोड्यूस करने के दौरान, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान एक रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है कि इतनी केयर आपको करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डू डिलिजेंस है, डू केयर है, वो नहीं की जाती. अगर वो नहीं की जाती तो फिर हम कहते हैं कि ये असल में क्या हुआ है? इस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए, इस प्रोडक्ट को बनाते हुए नेग्लिजेंस बरती गई है, लापरवाही की गई है. तो कह सकते हैं इट्स फेलियर टू टेक ड्यू केयर. दिस इज समथिंग जो होनी चाहिए थी, चाहे वो प्रोडक्ट का डिजाइन था, चाहे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग थी, कंस्ट्रक्शन थी, ये क्या हुआ है? डू केयर नहीं हुई. थिंक अबाउट ए हाउस. अगर एक घर बनाया गया है, तो किसी ठेकेदार, माजरा चाहूंगा, उसने अगर डू केयर नहीं की, तो हम क्या कहते हैं? Somebody neglected the safety, or somebody neglected the sun or shade or air passage or something like this. So this is the due care, जो नहीं हुई, होनी चाहिए थी, और नहीं हुई तो क्या हुआ? नेग्लिजेंस हुई है. क्वेश्चन नंबर 9. What is the competence in the context of software engineering? कॉम्पिटेंस क्या होती है भला? देखिए, काबिलियत को कहते हैं ना हम, तो इससे मुराद क्या होगी कि somebody has a knowledge and ability to apply the knowledge. खाली नॉलेज का तो कोई फायदा नहीं होगा ना. मेरे पास, आपके पास तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बट वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई दैट. हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास जो नॉलेज है वो हमें अप्लाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. ठीक है. सो कॉम्पिटेंस क्या होगी? इट्स द एबिलिटी टू हैव अ नॉलेज एंड एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो ये हमारी क्या है? कॉम्पिटेंस, राइट. और मैं और आप अभी अंदाजा कर सकते हैं, think about it out of this question, कि हमारे पास नॉलेज है, and if we don't know how to apply that, how to solve our day to day problems, then we are not competent. ठीक है. In order to be a competent, we must know how to apply our acquired knowledge that we have acquired over the period of time. Question number 10. What is an assumption regarding those engaged in designing safety system software? क्या assumption ली जाती है उन लोगों की या उन लोगों के बारे में, या वो लोग भी ले सकते हैं जो डिजाइन कर रहे होते हैं किसको? सेफ्टी सॉफ्टवेयर को. तो उनके बारे में एक assumption ये आमतौर पे ली जाती है कि वो क्या हैं? कॉम्पिटेंट हैं, वो एक्सपर्ट हैं, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, SME. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इनके बारे में ही हम क्या लेते हैं?
ये एक assumption लेते हैं, ठीक है? So they are competent to perform the necessary task. So this is a very common assumption. देखें, मैं आपको कारीगर बुलाते हैं घर में काम करने के लिए, तो हमारी क्या assumption होती है? ये सारा काम कर लेगा। Until unless वो बंदा voluntarily कहता है कि साहब मुझे नहीं समझ आई, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? लेट मी कॉल माय सीनियर। और आप क्या करें, किसी और एक्सपर्ट बंदे को बुला लें जो इसको ज़रा डायग्नोज़ कर सकेगा, ठीक है? एंड दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर सम, मेडिकल फील्ड में होता है। बाज़ औक़ात एक डॉक्टर चीज़ को डायग्नोज़ नहीं कर पाता, बट मेरी आपकी असम्पशन क्या होती है कि ये ठीक कर लेगा, राइट? तो दिस इज़ वेरी कॉमन असम्पशंस जो कि बाकी प्रोफेशंस में भी होती है। Question number 11. Which of the following is not considered a factor affecting system safety according to the content? यानी आपके साथ जो कंटेंट शेयर हुआ है उसमें कहा गया है कि कोई एक फैक्टर है जो सिस्टम की जो सेफ्टी है उसको अफेक्ट कर रहा होता है, उसमें वो फैक्टर जो आइडेंटिफाई आपने करना है गिवन में से वो नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन है, बिल्कुल अफेक्ट करती है। हैजर्ड एनालिसिस है, ये आप ज़रूर करते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये भी आप करते हैं। और ये तीनों चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन, हैजर्ड एनालिसिस और रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन, ये तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सिस्टम की सेफ्टी को। लेकिन ये जो मार्केट स्ट्रेटजी है, ये इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, ठीक है? दिस इज समथिंग एक्सटर्नल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका हैजर्ड एनालिसिस और ये आपकी जो स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं आपकी सिस्टम की सेफ्टी को। फॉर इंस्टेंस, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं थी, सिस्टम सेफ नहीं बना। आपने हैजर्ड एनालिसिस नहीं किया था, सिस्टम सेफ नहीं बना। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी, आपने स्पेसिफिकेशन पूरी लिखी ही नहीं थी, तो क्या हुआ? हो सिस्टम अनसेफ बना, राइट? बट इनके अलावा मार्केट स्ट्रेटजी ऐसी है जिसका डायरेक्टली आपकी सिस्टम सेफ्टी के किसी फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन या डिपेंडेंसी नहीं है। और दिस इज समथिंग वी हैव टू पिक। कहा गया था जो फैक्टर नहीं है उसको पिक कीजिएगा, ठीक है? सो द राइट ऑप्शन इज मार्केट स्ट्रेटजी। 12 है, what does hazard analysis involve in the context of system safety? ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि सिस्टम सेफ्टी के अंदर एक फैक्टर क्या है? हैजर्ड एनालिसिस है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली उसके अंदर, राइट? हैजर्ड का मतलब क्या आएगा? रिस्क, डेंजर्स, ठीक है? ये डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आप क्लू से हल कर सकते हैं, ठीक है? सो वी असेस पोटेंशियल रिस्क, यानी हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो मुमकिन हो सकती हैं। पोटेंशियल, something may happen or something may occur later down the road sometime. तो इसलिए हम क्या करें जी? We analyze and we see what potential risk and dangers that we may come across with in the future. So ये क्या है? Hazard analysis with context to the system safety. Question number 13. What role does testing and debugging play in ensuring the system safety? यदि आप सिस्टम की टेस्टिंग और सिस्टम की डिबगिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि टेस्टिंग और डिबगिंग एक सिस्टम की सेफ्टी में क्या रोल प्ले करती है? आप एक चीज को टेस्ट क्यों करते हैं भला? थिंक अबाउट इट। यू आइडेंटिफाई समथिंग, ठीक है? ये टेस्ट इसलिए हम करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। और डिबग करते हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फिक्स कर लें। सो बोथ टेस्टिंग एंड डिबगिंग, दे प्ले अ रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द डिफेक्ट्स एंड एरर्स। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। हम टेस्टिंग और डिबगिंग इसलिए करेंगे ताकि हम अपने सिस्टम में से देखें क्या एरर्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें, क्या डिफेक्ट्स हैं और उनको हम करेक्ट करें। 14. What is highlighted as a significant concern regarding computing in modern business process? आजकल के मॉडर्न बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या सिग्निफिकेंट कंसर्न है जो कि हाईलाइट किया गया आपके कंटेंट के अंदर? तो आपको पता है दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। यू एंड आई में भी बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और कुछ चीजें हम इंटरनेट के ऊपर भी डाल रहे होते हैं। थिंक अबाउट योर जी ड्राइव or maybe in a OneDrive or maybe Dropbox or something else. तो वहाँ पे क्या है? You and I may be more concerned with the security. So there are increased security risk. मेरा आपका data, information, confidential information, maybe you and I have uploaded scanned documents. ठीक है, बैंक की इंफॉर्मेशन हो सकती है। Think about people जो कि क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन एंड so on and so forth.
सो देयर आर इंक्रीज्ड सिक्योरिटी रिस्क। 15 है, हाउ डज कंप्यूटर फ्रॉड एज डिफाइंड बाय द लॉ कमीशन इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। तो पूछा ये गया कि किस तरह से ये कंप्यूटर जो फ्रॉड है, जो आपके लॉ कमीशन में डिफाइन है, वो मैनिपुलेट करता है कंप्यूटर को या फिर इंटरनेट को। लोग क्या करते हैं, पैसा, डेटा, इंफॉर्मेशन और मे बी एनी हार्डवेयर, a property of an organization या कोई दूसरा बेनिफिट लेते हैं बट डिसऑनेस्टली। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर फ्रॉड है। लॉ कमीशन में जो डिफाइन किया है कंप्यूटर फ्रॉड को कि आप मैनिपुलेट करती हैं कंप्यूटर्स को, सॉफ्टवेयर्स को, इंटरनेट पे ऊपर बहुत सारी और चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को किस लिए करती हैं, क्या इन्वॉल्व है, टू ऑब्टेन मनी, प्रॉपर्टी और अदर एडवांटेजेस बट डिसऑनेस्टली। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हुई हमारी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आउटपुट फ्रॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड। देखिए, आउटपुट से क्या मुराद है हमारी कि आपने किसी सॉफ्टवेयर से कोई आउटपुट जनरेट की है और उस आउटपुट जनरेट को आपने क्या किया, पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल गेन के लिए यूज किया, राइट। सो समबडी हु इज मिसयूजिंग सिस्टम आउटपुट फॉर पर्सनल गेन, राइट, ये क्या हमारा आउटपुट फ्रॉड होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्रोग्राम फ्रॉड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉड। तो प्रोग्राम फ्रॉड क्या होगा। प्रोग्राम फ्रॉड से मुराद क्या होगी कि हम जानबूझ के किसी प्रोग्राम के अंदर अल्टरेशन करें, मॉडिफिकेशन करें, उसको मैनिपुलेट करें और एक्सप्लॉइट करें अगेन फॉर दी पर्सनल गेन और पर्सनल बेनिफिट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन कि डिसऑनेस्ट अल्टरेशन। डिसऑनेस्ट से क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली बात है पर्सनल गेन है। समथिंग इज नॉट लेजिटिमेट और समथिंग इज नॉट फेयर और लीगल। So illegitimate alteration of the programs, सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको क्या किया, डिसऑनेस्टली अल्टर किया अगेन फॉर दी पर्सनल बेनिफिट। तो ये क्या होगा, प्रोग्राम फ्रॉड होगा। 18 है, व्हाट इज द अनऑथराइज्ड ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। यानी कोई एक डेटा, कोई एक इंफॉर्मेशन हमने क्या ली है, अनऑथराइज्ड तरीके से ली है। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा लिया जाता है या लिया जा सकता है, राइट, आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल्टरिंग डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर, ये तो एक जायज तरीके से भी किया जा सकता है, दैट्स नॉट राइट ऑप्शन। सेकेंडरी, यूजिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल बेनिफिट, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस तो ना हुआ, अनऑथराइज्ड ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तो ना हुआ। थर्ड है, एक्सेसिंग ए कंप्यूटर विदाउट ऑथराइजेशन फॉर डेटा थेफ्ट और मैनिपुलेशन, यस दैट्स करेक्ट। यानी maybe somebody is not authorized or he has or she has not obtained authorization to use the computer system और डेटा थेफ्ट किया, डेटा कॉपी किया या डेटा मैनिपुलेट कर लिया वहां पड़ा हुआ। तो ये क्या है, अनऑथोराइज्ड obtaining or access to the information। encrypted computer files for security, again that is nothing to do with the unauthorized access, right। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी। 19 है, व्हाट डज कंप्यूटर हैकिंग इन्वॉल्व। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल है आपने आसानी से इसको हाईलाइट भी कर लिया होगा। हैकिंग से क्या मुराद है कि somebody is trying to access a computer system and he or she is not authorized or has not obtained a prior authorization from the person who owns that machine or that computer। तो किसके लिए, अगेन डेटा थेफ्ट करने के लिए या फिर डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द correct, because somebody is not authorized, but he or she is trying to access the computer system without any authorization, and the purpose is again data theft है, डेटा कॉपी करना है, स्टील करना है, इंफॉर्मेशन वहां से लेनी है या कोई पड़ा हुआ डेटा जो है वो मैनिपुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 20, what significant impact has increasing computerization had on information handling। कंप्यूटराइजेशन हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, एवर इंक्रीजिंग सिंस द पास्ट डिकेड। क्या इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के ऊपर। टेक्नोलॉजी हैज एवर बीन इंक्रीजिंग और मॉडर्नाइजेशन ग्रेजुअली और इवन रैपिडली इन फैक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन हैंडल क्या आसान हो रही है, मुश्किल हो रही है, ठीक है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थिंग्स हैव बीन रेवोल्यूशनाइज्ड। आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो, रिटेंशन हो और
release of information हो, you'll be sharing information, you're uploading information on a single source and people are viewing it across the globe. ठीक है, आप क्या करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं फेसबुक के ऊपर और पूरी दुनिया में वो रिलीज हो जाती है. थिंक अबाउट, यू आर अपलोडिंग अ वीडियो एंड आपके जितने सब्सक्राइबर हैं अक्रॉस द ग्लोब वो उसको देख सकते हैं एंड यू आर रिटेनिंग योर डेटा, यू आर रिटेनिंग योर इन्फॉर्मेशन. यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, जी ड्राइव के ऊपर और मे बी ड्रॉप बॉक्स के ऊपर, वन ड्राइव, and there are so many other options. So processing, storage, retention, release, everything has been revolutionized after the increasing computerization. 21. How is data described in the modern context due to computerization? अब जितनी computerization हो रही है जितनी दुनिया में, डेटा को क्या कहा जाता है? तो डेटा के बारे में कहा जाता है इट्स कमोडिटी, हैव अ कमर्शियल वैल्यू. जैसे बाकी को कमोडिटी होती है, मैं और आप बहुत सारी रोज चीजें खरीदते हैं, उनकी कोई वैल्यू है, वी पे फॉर दैट और वो हमें कोई वैल्यू डिलीवर करते हैं. थिंक अबाउट अ मोबाइल और एनी गैजेट, तो हमें कोई वैल्यू पे करनी पड़ती है इन द टर्म्स ऑफ मनी और उसके बाद वंस वी गेट दैट गैजेट और डिवाइस तो उससे भी हमें कोई वैल्यू डिलीवर होती है. तो आजकल के मॉडर्न दौर के बारे में कहा जाता है या इस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जमाने में कहा जाता है कि डेटा क्या है, इट्स अ कमोडिटी दैट हैज अ वैल्यू. यानी जब आप उसको कहीं से obtain कर रहे हैं तो हैव टू एक्सचेंज वैल्यू, आपको कुछ शायद पैसे देने पड़े कोई डेटा obtain करने के लिए. और नॉर्मली मार्केटिंग का डेटा लोग obtain करते हैं, ठीक है, बैंक्स करते हैं, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्या करती हैं, डेटा बाय करती हैं, ठीक है, फॉर मार्केट रिसर्च, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी अदर पर्पसेस द कंपनीज डू. तो डेटा क्या है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कमोडिटी नाउ. और जब एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज के लिए अब क्या है, इसकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, ठीक है. सो द बी ऑप्शन इज द करेक्ट. 22. व्हाट डज द डेटा प्रोटेक्शन प्राइमरीली रेफर्स टू? कि डेटा प्रोटेक्शन से हमारी क्या मुराद है? अगेन जैसे हमने बात की अभी कि मे बी मेरी कुछ सोशल प्रेजेंस है किसी सोशल वेबसाइट के ऊपर, तो मैं चाहूँगा कि मेरी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रॉपर तरीके से यूज़ करूँ, सही यूज़ करूँ. तो ये है मॉडर्न दौर में जो डेटा प्रोटेक्शन का जो प्राइमरीली फोकस है, इट्स इंश्योरिंग द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ personal information. 23. What does privacy refer to the context of the data protection? इसी तरह एक चीज हम देखते हैं, प्राइवेसी की बड़ी बात हो रही होती है, ठीक है. अगेन ये क्या है, आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सेफ गार्ड किया जाना चाहिए, ठीक है. दैट शुड बी केप्ट सेफ. यू एंड आई वुड डेफिनेटली लुक फॉर ways to keep our information, personal information safe from unauthorized access. ठीक है, कोई बंदा उसको एक्सेस ना कर सके और हम कभी भी नहीं चाहेंगे. तो ये क्या हुई, डेटा प्राइवेसी हुई. 24. How has the development of global information networks impacted privacy protection? जितना ज्यादा ये काम हो रहा है, जितनी ज्यादा ग्लोबल नेटवर्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, उतना ही इस चीज ने ज्यादा चैलेंजिंग बना दिया है कि आपकी प्राइवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. तो हम कह सकते हैं इट हैज इंक्रीज द चैलेंज ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन. जाहिर बात है, एक नेटवर्क है तो प्राइवेसी का चैलेंज कम होगा ना, 2 3 4 एंड नो वी हैव hundreds of these global information networks और almost all are interconnected. तो अब क्या हुआ, अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्शन का जो चैलेंज है मुझे आपको, वो क्या हुआ है, इंटेंसिफाई हो गया है, वो ज्यादा हो गया है, ठीक है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फ्रॉम हियर. Question number 25. There are dash types of contractual agreements which are widely used in connection with the provision of software services. तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, you have heard and you have reviewed in your content कि there are 4 types of contractual agreements. 26. What action might individual take if they believe untrue statements have been circulated about them? यानी आपको लगता है या किसी को लगता है कि उसके बारे में गलत स्टेटमेंट पास की जा रही हैं, सर्कुलेट की जा रही हैं, वो क्या एक्शन ले सकता है, उसको क्या राइट है, किस बात का राइट है, ठीक है. वो लॉ सूट कर सकता है, एक लॉ सूट फाइल कर सकता है, किसकी, डिफेमेशन की,
ठीक है, ये कानून उसको हक देता है कि अगर किसी को महसूस हो कि उसके बारे में किसी ने कोई गलत बयानी की है, गलत स्टेटमेंट पास की है, फॉर इंस्टेंस फलां बिजनेसमैन ये करता है या वो इसलिए कामयाब है कि वो ये पर्टिकुलर चीज यूज करता है अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, और जबकि ऐसा कुछ ना हो, तो वो क्या कर सकता है, एक डिफेमेशन लॉ सूट कर सकता है। ठीक है, उस बंदे के खिलाफ या उस एजेंसी या उस कंपनी या कोई भी और जो रूमर या अनट्रू स्टेटमेंट्स सर्कुलेट कर रहा है उस शख्स के बारे में या उस बिजनेस के बारे में। ठीक है, 27, व्हाट डज डिफेमेशन टिपिकली इन्वॉल्व? तो अभी हमने देखा है इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है कि कोई बंदा अनट्रू या हार्मफुल स्टेटमेंट्स वो पास कर रहा है किसी और शख्स के बारे में। थिंक अबाउट इट, के मैं नाम नहीं लेता, हमारे यहाँ एक चिप्स बड़ी कॉमन और बहुत मशहूर है, उसके बारे में किसी जमाने में कहा गया कि शायद कुछ यानी हराम कुछ चीजें हैं तो वो यूज करते हैं इसलिए उनका फ्लेवर बहुत अच्छा है। वो क्या थी, अनट्रू और हार्मफुल थी। हार्मफुल इस सेंस में कि वो उनका बिजनेस रुक गया या उनको बड़ा इम्पैक्ट हुआ सेल्स के ऊपर। बहुत सारे लोग तो उन्होंने कहा वो अस्तगफुरुल्लाह अगर हराम है तो हम यूज नहीं करेंगे, हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, जबकि वो क्या थी, अनट्रू थी और वो हार्मफुल थी उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए वो सही भी नहीं थी। तो ये क्या हुआ, ये डिफेमेशन ये चीज है कि कोई बंदा किसी बंदे या किसी बिजनेस के बारे में कोई अनट्रू स्टेटमेंट्स या हार्मफुल स्टेटमेंट जिससे उनकी रेपुटेशन खराब हो वो सर्कुलेट करता है। Question number 28. What is not a category of computer fraud according to the Law Commission? तो लॉ कमीशन में कुछ कंप्यूटर फ्रॉड की कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं एंड वी आर रिक्वायर्ड टू आउटलाइन दैट इज अ नॉट कैटेगरी। वी हैव आउटपुट फ्रॉड्स, बिल्कुल ठीक है, वी हैव इनपुट्स एंड वी हैव अ प्रोग्राम, सो देयर इज नो सच थिंग एज अ स्टोरेज फ्रॉड। तो ये हमें आउटलाइन करना था, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम हियर। 29. What is the primary focus of data protection regulations? यानी data protection के कुछ rules हैं, कुछ regulations हैं, कुछ compliances हैं. What is the primary focus? किस चीज को वो फोकस करती हैं, वो चाहती हैं या वो रेगुलेशंस ये बताते हैं, ये इन्फोर्स करते हैं कि जितनी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और खास तौर पे अनऑथोराइज्ड यूज। तो ये बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है कि डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजेज। क्वेश्चन नंबर 30. Dash develop computer malware or spyware to gain access to confidential information. तो कौन बंदा है जो डेवलप करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जिनको हम कहते हैं मालवेयर और दी स्पाईवेयर, और ये किसके लिए वो करते हैं, टू गेन एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों के पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, अकाउंट नंबर्स हो सकते हैं और देयर कुड बी सम अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ऐसे लोग जो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिनको हम मैलवेयर या स्पाईवेयर कह रहे हैं और वो सॉफ्टवेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग ये काम करते हैं उनको हम कहते हैं क्रिमिनल हैकर्स। 31. What is the major challenge in regulating data processing due to rapidly advancing technology? अभी चैलेंज की बात हो रही है कि दुनिया भर में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो आपने डेटा प्रोसेसिंग के जो रेगुलेशंस हैं उनको रेगुलेट करना है, तो उसके लिए क्या चैलेंज हैं, क्या चैलेंज हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जितनी रैपिडली ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है उतनी ही रैपिडली आपको तरक्की की जरूरत है, यानी आपने उतने ही तेज तरीके से चलना है या उतनी एडवांसमेंट के साथ चलना है, तो फिर आप ये डेटा प्रोसेसिंग के रेगुलेशन जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या उनको इन्फोर्स कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यानी टेक्नोलॉजी में तरक्की बहुत स्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यू कैन इजीली एनफोर्स और इम्प्लीमेंट दी डेटा प्रोसेसिंग रेगुलेशंस, लेकिन अब तरक्की इतनी तेजी से हो रही है या तेज रफ्तारी से हो रही है, वेरी वेरी विब्रेंट आर वेरी वेरी डायनामिक आर सो फास्ट पेस, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस एडवांसमेंट को सामने रखते हुए उन रेगुलेशंस को भी उतनी जल्दी और उतनी ही स्विफ्टली अडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें और लिखें और उनको डिवाइस करें या फिर उनको इन्फोर्स करें। सो कीपिंग अप विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जितनी ज्यादा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के अंदर उतनी आपके लिए चैलेंज है कि आपने ये डेटा प्रोसेसिंग के रेगुलेशंस जो है ना उनको
इन्फोर्स करना है। आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स आ रहे होते हैं और हमें लगता है कि अब ये भी सीखना चाहिए, एंड वी जस्ट थिंक टू स्टार्ट लर्निंग एंड वी कम अक्रॉस विद अनदर टूल, राइट? So it's not easy to keep you and I keep ourselves updated on the latest trends or the technological advancement in this era. 32. What is the primary objective of hacking? पहली बात है, मकसद क्या हो सकता है? आप और मैं आसानी से समझ सकती हैं. Somebody is trying to gain unauthorized access to the resources. ये resources क्या हो सकते हैं? Information, devices, data, files, or so on, right? So this is the primary focus of a hacker, or the activity calls the hacking, कि वो अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को एक्सेस करे और अगेन फिर डिसऑनेस्टी है, पर्सनल गेन है, पर्सनल बेनिफिट है और पर्सनल यूजेज है. 33. In which model the company provides the tester with a partial information about the network? यानी कोई एक खास मॉडल है जिसकी बात हो रही है, पूछा गया है वो कौन सा मॉडल है. कंपनी क्या करती है, जो बंदा टेस्ट कर रहा है उसको पार्शियल इंफॉर्मेशन देती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती. ये कौन सा मॉडल हुआ हमारा? ग्रे मॉडल. वाइट का मतलब क्या होगा? वी आर प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन. टेस्टर को हम बता रहे हैं दिस इज आवर नेटवर्क, दिस इज आवर टोपोलॉजी, दिस इज आवर कॉन्फ़िगरेशन और दिस इज व्हाट यू रिक्वायर और यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ अपफ्रंट. ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी. ब्लैक में कुछ भी नहीं बताया और ग्रे में कुछ पार्शल दे दी, ठीक है ना. तो समथिंग इज वाइट ऑन द टॉप, ब्लैक एट द बॉटम एंड ग्रे इन द मिडल. 34. Which of the following is or common issue or issues raised by the use of internet? कोई एक या एक से ज्यादा इश्यूज हैं या एक इशू है जो हो सकता है या बन सकता है बाय द यूजेज ऑफ और एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ इंटरनेट. यानी आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप जरा सोचिए कि क्या कॉमन इशू हो सकते हैं. क्या स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है. हम देखते हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे कि अनट्रू और हार्मफुल स्टेटमेंट जो है वो पास हो जाती हैं और लोग करते हैं, बाजू का डेलिबरेटली भी करते हैं. और बाजू का तो आपने देखा होगा आजकल बहुत कॉमन है, कोई भी ज़ईफ़ रवायत, हदीस वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो कुछ लगता है हमें और चूँकि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, हम आगे शेयर कर देते हैं सवाब की नीयत से, जबकि क्या वो शायद अभी सही नहीं है, हमें उसकी तहकीक करनी चाहिए थी. और अगेन फिर वहाँ से आगे चलती-चलती बात या लाखों लोगों तक पहुँच जाती है. मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद अनट्रू है. मे बी आई डोंट नो, बट आई शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बिफोर आई शेयर इट फर्दर. तो ये इसके अलावा और भी कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं. सो इट्स अ प्रीटी कॉमन इशू. सेकंड क्या है? एक्सेस टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है? इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आप समझ गए होंगे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी शुड नॉट एंगेज आवरसेल्व्स. मतलब वो मॉरली भी अच्छी नहीं है और अगेन इस्लाम डज नॉट वांट अस टू गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स. सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. यानी एक बंदगी का दायरा हमने मुकर्रर किया है, जिन्नो इंसान इस दायरे से तजावुज़ नहीं करना, आप लोगों ने बाहर नहीं जाना है, राइट? तो इसलिए यू एंड आई नॉट सपोज्ड टू वॉच दैट और गेन द एक्सेस टू दैट कंटेंट. तो इसलिए अब अगर इंटरनेट एक्सेसिव यूज हो रहा है तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम भी हो रही है. थर्ड क्या है? द यूज ऑफ ईमेल टू गिव बैड न्यूज और इल न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन अगेन और डिस इन्फॉर्मेशन. सो वी कैन से कि द एक्सेसिव यूसेज ऑफ इंटरनेट में लीड टू ऑल ऑफ दीज थ्री कॉमन इश्यूज जो कि यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं. Question number 35. Which type of hacking involves altering the features of a system to achieve a goal beyond its original purpose? यानी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसका कोई एक ओरिजिनल पर्पस था कि क्यों हम बना रहे हैं. थिंक ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर. इनिशियल पर्पस क्या है? सेल्स रिकॉर्ड करना. लेकिन उससे बाहर अगर कोई चीज रखी जाएगी और सिस्टम के फीचर को अल्टर किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये पूछा गया कि इस टाइप की जो हैकिंग है वो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर हैकिंग. क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर को या उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कंपोनेंट को या उसके किसी फीचर को अल्टर किया, चेंज किया. क्यों? इसलिए किया जो उसका असल मकसद था उससे बाहर आपने कोई चीज ली, आपका कोई मकसद था, कोई गेन था, बेनिफिट था, ठीक है. तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर हैकिंग है. 36. What is the primary purpose of ethical hacking? अच्छा, अब क्रिमिनल हैकिंग नहीं है, अब इथिकल हैकिंग है. तो इथिकल हैकिंग इज अ पॉजिटिव थिंग.
आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि थर्ड पर्सन आपके सिस्टम में आए और वो पेनिट्रेट करे और वो रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड एक्सेस करे और मैनिपुलेट करे, आप क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर खुद देखते हैं कि क्या वीकनेसेस हैं। यू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इनटू योर ओन सिस्टम्स। अपने ही एप्लीकेशंस के अंदर, अपने ही सिस्टम्स के अंदर, अपने नेटवर्क्स के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आप खुद पहले देखते हैं। ठीक है, ये आप ट्राई करते हैं, राइट। आप में से जो लोग नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारे स्कैनर्स और बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कितनी तरह की ट्रैफिक है, कितनी पोर्ट्स ओपन है, कितनी पोर्ट्स पे सर्वर लिसन कर रहे हैं, कौन सी पोर्ट जो है वो वर्नेबल हो सकती है, कौन सी पोर्ट जो है वहाँ पे अटैक किया जा सकता है सर्वर को बिजी करने के लिए या ट्रैफिक जो है जनरेट करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। So this is all about the main purpose of ethical hacking in order to identify your own weaknesses. तो ये पॉजिटिव चीज है और ये होनी चाहिए और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करती हैं और इसके ऊपर एथिकल हैकिंग के ऊपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी हैं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी की डोमेन है। 37. What is the primary objective of email hacking? तो ईमेल हैकिंग का ऑब्जेक्टिव प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए लोग करते हैं ताकि किसी का इनबॉक्स एक्सेस कर लें और वहां से जितनी भी ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई हुई है, ईमेल कम्युनिकेशन हुई हुई है, उसको एक्सेस कर सकें। तो इट्स ऑल अबाउट unauthorized access to somebody's email or inbox. 38. What action should be taken immediately after the system has been hacked? Somebody comes to know कि उसका सिस्टम खुदा न खास्ता हैक हो गया, उसको कुछ स्क्रीन ऐसी नजर आई, तो आपको फौरन क्या करना चाहिए? सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए, यूज करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इमीडिएटली आप अपने सिस्टम को क्या करें, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करते, वाईफाई है अपना वाईफाई डिसेबल कर दें, लैंड केबल है क्विकली इमीडिएटली लैंड केबल उतार दें, ताकि जिस हैकर ने सिस्टम आपका एक्सेस कर लिया या कंट्रोल गेन कर लिया, एटलीस्ट वो क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए आपके सिस्टम से। तो यू शुड इमीडिएटली आइसोलेट योर कंप्यूटर और लैपटॉप और द डिवाइस। 39. Which tool is commonly used by hackers to detect security weakness in remote host? यानी हैकर है, इंटरनेट से कहीं वो किसी और सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो जिस सिस्टम को एक्सेस किया हुआ है वो एक्चुअली क्या बना उसके लिए, रिमोट होस्ट। होस्ट का मतलब कोई कंप्यूटर, कोई डिवाइस। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा, कौन सा टूल यूज करेगा कि वो देख सके उस रिमोट होस्ट में सिक्योरिटी वीकनेसेस कितनी है। तो आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं हम उनको स्कैनर्स कहते हैं। इसीलिए स्कैनर्स कहते हैं कि वो पूरे सिस्टम को स्कैन करके बताते हैं कि इन पोर्ट्स पे, इन एप्लीकेशंस में ये फ्लॉज हैं और यहाँ से कोई अटैक जनरेट किया जा सकता है या यहाँ से ये बैकडोर्स अवेलेबल हैं, सो समबडी कैन गेट इनटू द सिस्टम और फिर डेटा एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर दी स्कैनर्स। क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग? अगेन ये भी बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे हम बात कर रहे थे इथिकल हैकिंग की। पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये होती है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अपने ही सिस्टम के अंदर जो भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वीक एरियाज हो सकते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारे पास ये फायरवॉल इस जगह पे ना लगी होती तो इफेक्ट क्या होता, कोई बंदा हमारा सर्वर एक्सेस कर लेता और सारा डेटा जो है वो स्टील कर लेता, या फिर उस सर्वर को इन कॉपी करके डेटा, तो उसके बाद सर्वर को फिर क्रैश कर सकता था। तो वी कुड लॉस ऑल आवर कमर्शियल डेटा और उसके बाद जरी बात है कि वो कोई हमारी एप्लीकेशन पर रन ना हो सकती। इसी तरह इट कुड बी अ फाइल सर्वर, इट कुड बी ए वेब सर्वर और इट कुड बी एनी अदर सर्वर, और कोई और डिवाइस हो सकता है, कोई और हमारा नेटवर्क डिवाइस हो सकता है एंड सो ऑन। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो असल में ये हेल्प करती है इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी वीकनेसेस और vulnerabilities, और इट हेल्प्स अस टू स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर और अनकवर द potential damage or loss. Question number 41. According to Hacker Creed, what should be the level of access to computers? यानी एक हैकर को किस तरह का एक्सेस चाहिए होगा, किस लेवल का एक्सेस चाहिए होगा कंप्यूटर्स का? रिस्ट्रिक्टेड चाहिए होगा? नहीं, वो तो चाहेगा कि मुझे क्या मिले, अनलिमिटेड और टोटल एक्सेस मिले।
अगर लकीली he is lucky enough to get the access of any system, तो he or she definitely would require an unlimited and total access, ताकि वो सारे डिवाइस, सारी फाइलें, हार्ड ड्राइव, ईच एंड एवरीथिंग वो सब एक्सेस करे और सारा डेटा जो उसने करना है, कॉपी करे, स्टील करे, मैनिपुलेट करना है, वो कर सके. तो दैट इज अनलिमिटेड एंड टोटल access of the system. Question number 42. What is the purpose of red team in ethical hacking? तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ethical hacking में हम penetration टेस्ट करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या वल्नरेबिलिटी हो सकती हैं. तो जो टीम ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करती है या इसको सिमुलेट करती है, असल में वो हमारी क्या है, रेड टीम कहलाती है. A red team in ethical hacking simulates a real-world attack to identify security weaknesses in organization. 43. Which penetration testing methodology involves the tester being provided with all information about the network topology and the technology? तो अभी हमने बात की थी इससे पहले, ये कहा था कि अगर ऑल इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो क्या है, हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, और अगर पार्शल मिल रही है तो दैट इज ग्रे. या ऑल इंफॉर्मेशन की बात आई है तो ये फिर क्या होगा, वाइट बॉक्स मॉडल. Question number 44. What is the primary objective of the black box model of penetration testing? तो अगेन देखिए, कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, हमने इससे पहले बात की, उसका पर्पस क्या है, फाइंडिंग दी वीक पॉइंट्स इन दी सिस्टम सिक्योरिटी, इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी. तो जो वीक पॉइंट्स हैं, जो फ्लॉज हैं, जो गैप्स हैं, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, हमने उनको स्कैन करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है. एंड वी डेफिनेटली वांट टू मेक श्योर कि कोई और बंदा इसको आइडेंटिफाई ना कर सके, एक्सेस ना कर सके, just to make sure that we can keep our data, our servers, our software's applications safe from unauthorized access or exploitation or the manipulation. Question number 45. What is the primary focus of the gray box model of the penetration testing? तो असल में पर्पस तो इसका वही होता है, लेकिन जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ये नहीं होता, एंश्योरिंग कंप्लीट सीक्रेसी ये भी नहीं होता, providing partial information to the tester ये हो सकता है. This is a more relevant, in fact, the providing partial information to the tester. Question number 46. What are the three components of the risk identification? कि risk identification हमारे पास एक प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके अंदर पूछा गया कि तीन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं. तो आपने पढ़ा होगा कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन में जो तीन चीज़ें आती हैं, तो उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वो एसेट होती है. इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन तो गलत होगी, ठीक है. इसमें भी एसेट्स है और इसमें भी एसेट्स है. सेकंड थिंग जो इसमें आती है वो हमारे पास क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं. तो थ्रेड्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन भी गलत होगी. एंड थर्ड इज दी vulnerabilities. इट मीन्स कि आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. तो बाय डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग ऑफ एसेट्स, और उसके हम बात करते हैं उसके बाद थ्रेट्स की, यानी जो पोटेंशियल डेंजर हो सकते हैं. तो इन एसेट्स को जो थ्रेट हो सकते हैं बेसिकली वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो देखते हैं. और थर्ड पे वर्नेबिलिटीज, और वो जो थ्रेट्स हैं वो बेसिकली उन वीक एरियाज को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो हमारी ये ऑप्शंस में गिवन है, तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी. 47. What does the CIA principle stands for in information security? तो CIA principle हमारा क्या होता है, confidentiality, यानी information should be kept confidential. Second, I stands for integrity. Integrity से क्या मुराद होगी कि हमारी इंफॉर्मेशन जैसे है, जैसे भेजी गई है, जैसे स्टोर की गई है, वैसे ही रहनी चाहिए. अगर सेंड की गई है, सेव रिसीव होनी चाहिए. कहीं सेव की हुई है, स्टोर की हुई है, तो बाद में भी अपडेट चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वही सेव रहनी चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड दी इंटेग्रिटी. एंड थर्ड, CIA में जो ए है वो किस लिए है, अवेलेबिलिटी का, यानी कहीं हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, दैट शुड रिमेन अवेलेबल. ऐसा नहीं है कि बस अब वो अवेलेबल ही नहीं हो रही अब किसी भी वजह से, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह होना चाहिए. तो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, रिमेन द सेम, इंटेग्रिटी उसकी मेंटेन रहे, कोई इसमें चेंज मैनिपुलेशन ना हो,
or should remain available. तो that is confidentiality, integrity and availability. तो C option हुआ यहाँ से. 48. Which of the following is not one of the components of the CIA principle in information security? तो अभी हमने बात की ना, C stands for confidentiality, I stand for integrity and A stands for availability. तो ये जो तीनों हैं ये तो पार्ट्स हैं CIA का, ये CIA का पार्ट नहीं है और वही हमें आइडेंटिफाई करना था, which is not one of the components of CIA. So accessibility is not a part of component of CIA. 49. What is the primary goal of information classification? यानी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, उसका बुनियादी मकसद क्या होता है? What is the primary function or goal or purpose? तो उसका क्या पर्पस होता है कि आप लिमिट कर देते हैं, आप चाहते हैं कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ एक्सेस ना हो लोगों की. सो यू लिमिट और टू प्रोवाइड अ लिमिट टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वहां तक एक्सेस ना दी जाए, लोगों को रसाई ना दी जाए. इसलिए तो फिर वो इंफॉर्मेशन जहां आप चाहते हो कि रसाई ना दी जाए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं. So we have reached our midway. Question number 50. Which of the following is an example of government classification system for information? तो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, उनके अंदर जो जो एक सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? तो वहाँ दो चीजें होती हैं, क्या? कॉन्फिडेंशियल एंड क्लासिफाइड. तो सी ऑप्शन यहाँ से हमारी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 51. What is the purpose of criteria in information classification? कि ये जो हम क्राइटेरिया बनाते हैं इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन के अंदर, अभी हमने देखा कि एक कॉन्फिडेंशियल है और एक क्लासिफाइड है. असल में तो इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हम बनाते हैं, इसके पीछे क्या चीज़ है, ताकि हम डिटरमिन कर सकें, इस चीज़ को देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें कि सेंसिटिविटी क्या है और डेटे की इंपॉर्टेंस क्या है. तो ये पर्पसेस हैं हमारे, या बुनियादी मकसद ये हैं while it comes to the information classifications criteria. 52. What is the primary goal of risk management? रिस्क मैनेजमेंट का प्राइमरी मकसद क्या होता है? तो हम क्या करना चाहते हैं, ये क्यों रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी करना चाहेंगे? वी वांट टू आइडेंटिफाई कि कितने रिस्क हो सकते हैं, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं. फिर हम इवेल्युएट करना चाहेंगे कि अगर इनमें से कोई रिस्क आता है तो कितना लॉस हो सकता है, खुदा न खास्ता. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब अगर कोई रिस्क अगर आ गया है वाकई, तो फिर उसको मिटिगेट कैसे किया जाए. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो इस रिस्क मैनेजमेंट का बुनियादी मकसद होते हैं. आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड मिटिगेट द रिस्क. 53. रिस्क मैनेजमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी क्या रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक दफा करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं. अ साइक्लिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हर रोज करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा रिस्क असेसमेंट कर ली और उसके बाद आपने कहा कि सब ओके की रिपोर्ट है, बिस्मिल्लाह कीजिए, और उसके बाद आपने कहा कि फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको ये क्या करना है, बार बार करते रहना है. क्या चीजें ठीक जा रही हैं? अब हमारे लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है, कोई खतरे की चीज तो नहीं है. फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर कोई है, पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, फिर आप असेस करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, और आप फिर प्लान करते हैं, फिर कंटीजेंसीज भी बनाते हैं, और फिर अगर कोई रिस्क मैच्योर होता है जो आपने आइडेंटिफाई किया था, और उसके बाद फिर आप उन प्लान में से कोई एक प्लान उसको, यानी कंट्रोल उसके साथ करते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, उसका इफेक्ट कम से कम करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंशियल लॉस और इसके अलावा कोई और लॉस किसी किस्म का ना हो. ठीक है, सो दैट शुड बी अ साइक्लिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि उसको आपको बारहा करते रहना है. 54. व्हाट इज अ सेफ गार्ड? सेफ गार्ड क्या होगा हमारा? देखिए, सेफ गार्ड एक कंट्रोल मेजर को कहते हैं. अ कंट्रोल मेजर दैट इज डिजाइन टू प्रिवेंट फ्रॉम अ रिस्क, यानी हमने कोई कंट्रोल ले लिया. कंट्रोल से मुराद क्या होगी? आपने कोई बचाव किया अपना, तो आपने कोई सेफ गार्ड किया, आपने आपको बचाव किया. ठीक है ना, सेफ गार्ड का लफ्ज भी ये कह रहा है कि आपने कोई कंट्रोल सेट कर लिया, बना लिया अपना, ताकि अपने आप को बचा लें, आप प्रिवेंट कर लें, या अगर प्रिवेंट नहीं कर सके, कम से कम कुछ चोट लगी बट स्टिल यू आर सेफ, लॉस कम हुआ. सो आप हेलमेट पहनते हैं, दैट इज काइंड ऑफ ए सेफ गार्ड. अ सिंपल एग्जांपल. तो ये इससे क्या होगा, खुदा न खास्ता, इफ यू कोलाइड अनफॉर्चुनेटली विद एनी व्हीकल और एटसेट्रा, तो यू आर प्रिवेंटिंग योरसेल्फ, और मे बी यू आर मिटिगेटिंग द
potential damage. 55 in risk assessment, what does the assessment of potential loss involve? यानी रिस्क असेसमेंट की फेज के अंदर आप हैं तो आप देखना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल लॉस खुदा न खास्ता अगर होता है, अगर ये रिस्क आता है तो ये क्या चीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। एक तो आप ये देखते हैं कि कौन सा आपका एसेट जो है वो उसको खतरा लाक हो सकता है, विच एसेट इज एट रिस्क। एक और दूसरा फिर आप देखते हैं कि ये कितना असरअंदाज हो सकता है, कितना इसका लॉस हो सकता है। आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लीजिए कि हमारी सेल जो है वो हाइट हो सकती हैं, और कितनी हाइट हो सकती हैं, 30%, 40%। ये क्या है, आप असेसमेंट कर रहे हैं पोटेंशियल लॉस की। क्या जी ये हमारा प्लांट खराब हो सकता है, कितना, क्या सारा, नहीं हाफ, ये वाली मशीन खराब हो सकती है। सो यू आर पॉइंटिंग आउट टू एन एसेट कि ये इसको खतरा लाक हो सकता है, पोटेंशियल लॉस, और फिर आप क्वांटिफाई कर रहे हैं। सो सी ऑप्शन इज डिस्क्राइबिंग द सेम, कि यू आइडेंटिफाई द एसेट एट द रिस्क, और फिर एस्टिमेट करते हैं कि इम्पैक्ट कितना आएगा इस पोटेंशियल लॉस की वजह से। सो दैट इज द पोटेंशियल लॉस असेसमेंट इन योर रिस्क असेसमेंट। Question number 56. Which of the following is not one of the general categories of controls in the risk management? यानी आपके पास कुछ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कुछ कंट्रोल्स की कैटेगरीज हैं। पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक है जो नहीं है। You may have heard or learned about कि there are policies, there are procedures, or there are technical controls. But there is no such thing as a program. Program is an entirely different thing. आपके पास प्रोग्राम होते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं, देयर आर सो ऑन, बट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसी कंट्रोल की कैटेगरी नहीं है। सो सी ऑप्शन इज आर डिजायर्ड फ्रॉम हियर। 57. What is an example of technical control in the risk management? तो टेक्निकल कंट्रोल की बात हुई है ना। पहली बात तो यह है कि एक कंट्रोल है, एक सेफ गार्ड है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, बट क्लू यहाँ से मिल गया कि ये क्या है, टेक्निकल कंट्रोल है। तो टेक्निकल कंट्रोल से मिला कोई अप्लायंस होगा, कोई इक्विपमेंट होगा, और वो हमारे क्या होते हैं, फायरवॉल्स हैं और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज or the programs or software or systems, we can say firewalls and antivirus softwares are technical control. 58. What is the role of risk control strategies in risk management? यानी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं, इनका क्या रोल है। तो अगेन हम बात कर रहे थे कि रिस्क कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो एक्शन प्लान्स हैं, जो आपकी हिकमत अमली है रिस्क कंट्रोल करने की, उसका पर्पस क्या हो सकता है कि एक चीज के रिस्क आए, इसके इम्कानात को आप क्या करें, कम कर दें, रिड्यूस कर दें। द रिडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग अ रिस्क। एक रिस्क आ सकता है, जिस वजह से आ सकता है, उन कॉजेस को आप कम से कम करते जाएंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आप रिस्क आए, इसके चांसेस, इसकी प्रोबेबिलिटी कम करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाट इट इज सेड, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड के रिस्क आए, आप इसको कम करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। और आप ये भी कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता वो आए तो उसका जो लॉस है वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो ईदर यू आर ट्राइंग टू जीरो द प्रोबेबिलिटी ऑफ risk to occur, or in case if it still occurs, then you are trying to get the loss in control. लॉस को मिनिमम कर रहे हैं आप कह रहे हैं एक तो ये है कि कभी आए ही ना, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना आए, शायद आए जरूर थोड़ा बहुत, फिर आप क्या करते हैं, वो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा इसने आनी है तो फिर मैं इसका नुकसान कम से कम कर सकूं, पोटेंशियल लॉस कम से कम कर सकूं, मिनिमाइज कर सकूं। तो ये हमारा रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज है हमारी, उनका रोल बुनियादी तौर पर ये होता है, इसलिए हम कंट्रोल लगाते। अगेन मैं कहूंगा कि जैसे हमने हेलमेट की एग्जांपल लिया है, तो हेलमेट हमारी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59. Which term refers to the potential events that could cause harm to an organization assets? यानी कोई टर्म है जिसके बारे में पूछा गया है कि ये टर्म जो है ये कोई इवेंट्स होते हैं या हो सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ पोटेंशियल, और ये कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ हार्मफुल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के लिए। तो पूछा गया है कि ये कौन से इवेंट्स हैं
तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेट्स होते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि थ्रेट्स हैं वो पोटेंशियल इवेंट्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या उसके एसेट्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा क्या होता है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कब कब आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम असेसमेंट करेंगे और फिर कंट्रोल्स वगैरह लगाएंगे, तो वो बात की बात होगी। लेकिन पहले मरहले में बुनियादी तौर पे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। 61 है, व्हाट इज ए वल्नरेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? तो अभी हमने बात की थी कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है कि कोई एक जो वीकनेस होती है ना हमारे सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये सेकंड चॉइस जो दी हुई है हमें ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है वीकनेस इन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी मेजर्स, कि हमारे सिक्योरिटी मेजर्स में ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनमें से किसी एक में जो वीकनेस है वही हमारी क्या है? वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इवेंट्स अगेन क्या होगा? ये थ्रेट होंगे, सेफ गार्ड हमारा कंट्रोल होगा। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्म हियर। 62, which one of the following is not a step in risk control strategies? यानी रिस्क कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है। अब जरा इसको फोकस कीजिएगा, कौन सा ऐसा स्टेप है जो रिस्क स्ट्रेटेजी में नहीं फॉल करता? तो हमारे पास रिस्क स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हम पॉसिबली कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगेन ये देखिएगा कंट्रोल एंड देन दिस इज कंट्रोल। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉसिबल कंट्रोल्स क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं, या हम कितने कंट्रोल्स ले सकते हैं। फिर हम उनको आइडेंटिफाई करने के बाद इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उनको जब इम्प्लीमेंट करने के बाद देखते हैं, फिर हम उनको मॉनिटर भी करते हैं और रिव्यू करते हैं कि क्या चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट की थी वो बिल्कुल ठीक जा रही हैं कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हो सकता है हम कुछ और आइडेंटिफाई करें और दोबारा इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद फिर आके मॉनिटर करना शुरू करें। दूसरा, अगर मैं बाज़ औक़ात क्लू के बात करता हूँ, तो क्लू में देखिएगा रिस्क कंट्रोल है, यहाँ पे भी कंट्रोल, यहाँ पे भी कंट्रोल और यहाँ पे भी कंट्रोल। इस स्टेटमेंट में कंट्रोल नहीं है, और देखा जाए डेफिनिशन के लिहाज से भी, तो पोटेंशियल लॉस हम रिस्क कंट्रोल में नहीं करते। ये हम असेसमेंट में करेंगे, वैल्यूएशन में करेंगे, इम्पैक्ट एनालिसिस में करेंगे, लेकिन कंट्रोल में नहीं करते। अगर बाय डेफिनिशन भी देखें तो भी आपकी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, और कंट्रोल का यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करके देखें तो ये देखिएगा तीनों के अंदर कंट्रोल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो कुछ क्लू ले लिया करें, कुछ कीवर्ड्स भी ले लिया करें, तो यू एमसीक्यूज थोड़ी सी आपकी कदर आसान हो जाती है अगर आपको कुछ भी बेसिक आइडिया है उस कॉन्सेप्ट का। 63 है, व्हाट आर सम मॉरल इश्यूज एसोसिएटेड विद द इंटरनेट? कि इंटरनेट के ऊपर कुछ जो मॉरल इश्यूज हैं उनके बारे में कुछ आपने बताना है। तो वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं इंटरनेट से रिलेटेड, लेकिन बहरहाल यहाँ जो गिवन है उसमें से प्लेजरिज्म जो है ये बहुत कॉमन इशू है। माफ कीजिएगा, तनकीद मकसूद नहीं है, लेकिन 12 हमने भी देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कहीं से असाइनमेंट लास्ट मोमेंट पे ले लेते हैं कॉपी करके, और वेरिएबल्स चेंज कर दिए, एबीसी कर दिया, उसको सबमिट करवा दिया। एनीवेज, बल कहने का मकसद ये है, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। अभी तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, और व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म जो कि एक्सपेक्टेड है आपसे, तो फिर आपको मेरी शायद बातें याद आएँ। इस वक्त एनीवेज, बल प्लेजरिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है इंटरनेट से रिलेटेड या इंटरनेट से एसोसिएटेड। 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल इश्यूज? यहाँ पे कुछ इश्यूज दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मॉरल इशू जो है वो कौन सा है। लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरिया, ये तो मॉरल इशू ना हुआ, ये तो टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया। बुलिंग वे ईमेल और चैट, ये जो ईमेल पे या खुदा न खास्ता चैट पे कोई किसी को हरासा करने की कोशिश करता है या बुली बन जाता है, तो ये हो सकता है। डेवलपिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ये क्या है, मॉरल इशू तो नहीं हुआ। ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये भी मॉरल इशू नहीं है। सो हरासमेंट या बुलिंग विया ईमेल और चैट ओवर इंटरनेट, ये क्या एक मॉरल इशू है अमंग दोस्त जो कि यहाँ पे लिस्टेड हैं। 65, व्हाट इज द कॉमन एथिकल इशू रिलेटेड टू द इंटरनेट?
अब हमें कोई एक एथिकल इशू इंटरनेट पर रिलेटेड जो है वो आइडेंटिफाई करना है, वो क्या हो सकता है? वेबसाइट के डिजाइन प्रिंसिपल ये तो हो नहीं सकते, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ये भी नहीं हो सकते, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये भी नहीं हो सकता। जो हमारे प्राइवेसी के कंसर्न है, ये एक कॉमन एथिकल इशू है रिलेटेड टू इंटरनेट। 66 What are some advantages of the internet for communities? तो हमें देखते हैं कि कुछ एडवांटेज क्या हैं जो हमारे पास इंटरनेट की कम्युनिटीज हैं उससे रिलेटेड। यकीनन आप भी बहुत सारी कम्युनिटीज का पार्ट होंगे, एजुकेशनल कम्युनिटीज हैं और इसके अलावा टेक्निकल कम्युनिटीज हैं। आप में से जो लोग जूनियर डेवलपर हैं, प्रोबेबली भी इन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो ज्वाइन की होंगी। कोड शेयर करते हैं लोग एक दूसरे के साथ, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आते हैं तो कोई जो सीनियर होता है या फिर जो थोड़ा बहुत सीख लेता है वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। इसी तरह और मैंने देखा है कि बारहा नई कुछ चीज़ें चैलेंजेस आते हैं, लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर वो अपना एक्सपीरियंस आके उस ब्लॉग के ऊपर या उस कम्युनिटी के ऊपर आके शेयर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो एडवांटेज हुआ फिर इन कम्युनिटीज़ का, वो क्या हुआ? एक तो आपकी सोशल इंटरेक्शन बहुत बढ़ गई, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि आपकी सोशल मीडिया जो इंटरेक्शन है विद योर प्रोफेशनल पीपल, वो ज़्यादा बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा बढ़ती है। आप इंटरैक्ट करते हैं, यू लर्न अ लॉट। आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सीखते हैं कि कौन कंपनी क्या काम कर रही है, क्या प्रोडक्ट है उनकी, क्या सर्विस है। और दूसरा क्या है कि आपके पास ये जो चैट्स और ब्लॉग्स हैं, इनके ऊपर आप ये काम कर रहे होते हैं कि आप अपनी सोशल इंटरेक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। और अगेन आप कुछ शेयर कर रहे हैं, दूसरे लर्न कर रहे हैं या फिर वो शेयर कर रहे हैं और आप और मैं जो है वो लर्न कर रहे हैं। सो वी आर एनहांसिंग आवर सोशल इंटरेक्शन थ्रू वेरियस ब्लॉग्स एंड चैट्स और कम्युनिटीज और फोरम्स, ये जो भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर है, ठीक है? अगेन हर सब्जेक्ट के ऊपर हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इवन स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल अफेयर्स एंड सो ऑन। सो दिस इज बेनिफिट कि हम लोग ये ब्लॉग्स और चैट से बहुत सारा कुछ यानी नॉलेज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पर गेन कर रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। 67 Which of the following is a disadvantage of the internet for communities? अच्छा, कोई इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है और वो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो गिवन है इंक्रीज लोकल बिजनेस ग्रोथ, नहीं है डिसएडवांटेज तो ना हुआ। इनहेंस सोशल इंटरेक्शन, ये भी डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो दोनों एडवांटेज हैं। क्लोजर ऑफ लोकल शॉप्स ड्यू टू ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये हो सकता है कि हमारे यहाँ चूंकि ये कम्युनिटीज बहुत बढ़ रही हैं, उसमें अगर हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो शायद फूड पांडा है एक ऐसी ऑप्शन है कि लोग जो हैं वो ऑनलाइन बहुत कुछ ले लेते हैं और कुछ लोकल जो करीब की दुकानें हैं शायद उनके लिए थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। टीमू है, वो एक नया ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गया द्रास के बाद, तो आई सी पीपल प्रेफर बाइंग ऑनलाइन, ठीक है, दीज डेज। तो वो फिर ये होता है कि लोकल जो शॉप्स हैं जो हमारे बिल्कुल दाएं बाएं रिटेलर बैठे हुए छोटे छोटे, तो उनके लिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 68 Who owns and controls the internet? यानी कौन है जो इसको ओन भी करता है और कंट्रोल भी करता है, ठीक है? देखिए अगेन आपने शायद पढ़ा हो, दुनिया भर में कोई एक बंदा नहीं है जो इसको ओन करता है या फिर कंट्रोल करता है। वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ओन भी करती हैं इंटरनेट को और कंट्रोल भी करती हैं। आपने शायद सुना होगा इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, इसके बारे में। या फिर आपने पढ़ा हो, सुना हो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, इन दोनों के बारे में। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेट को ओन भी करती हैं, आप कह सकते हैं, और इंटरनेट को रेगुलेट या कंट्रोल भी करती हैं। 69 Which of the following is not mentioned as a moral issue related to the internet? यानी कोई एक ऐसा इशू यहाँ पे दिया गया है जो इंटरनेट से रिलेटेड मॉरल इशू नहीं है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। प्लेजरिज्म, ये भी क्या है, इंटरनेट से रिलेटेड इशू है एक और मॉरल इशू है। स्पैमिंग, ये भी क्या है, इंटरनेट से रिलेटेड एक इशू है। मैं और आप रोज बहुत सारी स्पैम्स ईमेल्स रिसीव कर रहे होते हैं, स्पैम मैसेजेस हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड ये है, अनवांटेड है बट हम रिसीव कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अनऑथोराइज्ड यूज वारंट, ये भी क्या है, एक मॉरल इशू है इंटरनेट से रिलेटेड। और यानी लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह से किसी का वाईफाई हैक कर लेते हैं और फिर कनेक्ट करके डाउनलोडिंग या फिर इंटरनेट यूज करते रहते हैं। अलबत्ता एनहेंस्ड कम्युनिकेशन, ये तो एक पॉजिटिव चीज है, ये इंटरनेट से रिलेटेड मॉरल इशू नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड मॉरल इशू हैं। Question number 70.
What is the key ethical concern regarding the internet's impact on employment? तो लोगों के अंदर कोई एक इथिकल कंसर्न है या आ रहा है या हो सकता है, इंटरनेट का जो इम्पैक्ट आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वो क्या है वो बताना है। तो असल में जो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहा है ना लोगों का या लोगों के ऊपर जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि बहुत सारे टास्क, बहुत सारी जॉब्स वो क्या हो रही हैं, ऑटोमेट होती जा रही हैं। आपने शायद सुना हो रिसेंटली अभी ये हुआ है कि मेटा ने ये कहा है कि हम अपने जूनियर डेवलपर्स को रिप्लेस करेंगे विद आर एआई टेक्नोलॉजी। तो अब देख लीजिए कितना नुकसान हो रहा है दुनिया भर में। अगर एआई टेक्नोलॉजी से जूनियर डेवलपर्स को रिप्लेस कर रही है मेटा, ये इस तरह की बड़ी कंपनीज, तो अब मुझे बताइए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं बेचारे वो कहाँ जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा और बहुत सारे टास्क जो पहले मैनुअली होते थे, जो पहले लोग करते थे, ठीक है ना, वर्कर्स करते थे, अब वो सारे टास्क क्या हो रहे हैं, ऑटोमेट हो रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी की इथिकल कंसर्न। सो द ऑटोमेशन ऑफ सर्टेन टास्क, ये क्या है इस वक्त हमारा की इथिकल कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाउ डू सम कंट्रीज कंट्रोल इंटरनेट एक्सेस? चंद ममालिक की एग्जांपल आपके सब्जेक्ट के कंटेंट में दी हो, आपने पढ़ी हो कि वो क्या करते हैं कि इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, यानी इंटरनेट की एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, क्या दिखाया जाए क्या ना दिखाया जाए, इस तरह की कुछ चीजें होनी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, जहरी बात है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, ठीक है। सर्टेन कंटेंट है, सर्टेन इंफॉर्मेशन है, वो दिखानी है या नहीं दिखानी, उसकी एक्सेस से रिलेटेड वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। और ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। अगेन मैं चाह नहीं रहा इसके ऊपर बात करना, यानी पीटीए ने कुछ सर्टन वेबसाइट्स हैं, सर्टन टाइप का कंटेंट है उसको ब्लॉक किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, चलें एटलीस्ट किसी को एक्सेस नहीं मिलेगी तो शायद बहुत सारे हम बुराई से बच जाएंगे। बट अगेन थोड़ी एक और बेस्ट एक और तरफ चली जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे ममालिक में होता है कि वो कुछ कंटेंट है जो वो चाहते हैं कि वो इंटरनेट के ऊपर उस कंट्री के अंदर ना मिले, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है यहाँ से। 72 है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ब्लॉग्स एंड चैट्स फॉर कम्युनिटीज? तो अभी हमने बात की थी ना कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ हम अपनी इंटरेक्शन को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उसको इनहेंस कर रहे हैं। सो इंटरेक्शन बढ़ रही है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ रही है, और नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, वैल्यू एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एनहेंस्ड कम्युनिकेशन और डिस्कशन ऑफ लोकल इश्यूज। अच्छा, ये लोकल इश्यूज कैसे हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, जरी बात है। अब आप देखिए ना, कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, पाकिस्तान के इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, वहाँ आप जैसे माशाल्लाह बहुत सारे और दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ओपिनियन एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ यानी तबादला ख्याल कर रहे हैं अपने इजहार राय के, यानी किसी और चीज़ के ऊपर कुछ बहस मुबाहिसा हो रहा है मस्बत अंदाज में, उसके ऊपर कोई अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह फॉर इंस्टेंस यहाँ हमारे पंजाब की कोई कम्युनिटी है अगर फॉर इंस्टेंस, तो हो सकता है कल्चर के ऊपर, फूड के ऊपर, किसी मौसम के ऊपर कोई, या इसके अलावा किसी और ट्रेंड के ऊपर बात हो रही हो, राइट। इस तरह लाहौर की कोई कम्युनिटी अलग से हो सकती है जहाँ फॉर इंस्टेंस फूड के ऊपर बात हो रही है जी कि नाश्ता फलां बहुत अच्छा मिलता है फलां जगह से, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि शायद मुझे भूख लगी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा ये हो सकता है फॉर इंस्टेंस कि जी ए लेवल के लिए फलां अकेडमी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, आजकल ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लाहौर में 2 इंस्टीट्यूट हैं, या कोई पर्टिकुलर जगह है वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं काम को, या डेटा साइंसेज़ के लिए फलां जो एक इंस्टीट्यूट है दैट्स पायनियर। तो इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो लोकल इश्यूज़ के ऊपर लोग कम्युनिटी में बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द प्राइमरी एडवांटेज कि जो ब्लॉग्स और चैट्स हैं हमारी जो कम्युनिटीज़ के अंदर हो रही हैं, उनका एक फ़ायदा है कि वी एनहांस आवर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, और वी कैन डिस्कस और वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस ऑन वेरियस लोकल इश्यूज। 73, व्हाट रोल डू गवर्नमेंट्स प्ले इन इंटरनेट पॉलिसिंग? यानी इंटरनेट के ऊपर कोई पॉलिसी बननी है, यानी पीटीए को कुछ चीज़ें हमने बतानी है, क्या करनी है क्या नहीं करनी, कि गवर्नमेंट ने क्या उनको बताना है या उनमें गवर्नमेंट ने क्या रोल प्ले करना है, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्चुअली रोल क्या होगा, यही यहाँ पे पूछा भी गया है। तो गवर्नमेंट्स क्या करती हैं बेसिकली, वो पॉलिसीज क्रिएट करती हैं, वो उन पॉलिसीज को क्रिएट भी करती हैं, उन पॉलिसीज को फिर इम्प्लीमेंट भी करवाती हैं, और वो मेक श्योर करती हैं कि पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंटेड रहें,
उनको इन्फोर्स करना उनका मकसद होता है। अगेन देखिए पीटीए ने क्या करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो कंटेंट जो रिस्ट्रिक्ट है, जो ब्लॉक रहना चाहिए, उसकी एक्सेस नहीं मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उसको सेंसर करना है। और फिर ये देखना है, यानी मॉनिटर करना है कि क्या वाकई जो कंटेंट हमें नहीं दिखाना, ये सेंसर करना है, क्या वो वाकई एक्सेस तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि वो पॉलिसीज को इन्फोर्स करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, कंट्रोल्स बिल्ड करेंगे, सेंसरशिप करेंगे, कंट्रोल्स को फिर मॉनिटर करेंगे कि जो हमने कंट्रोल्स बिल्ड किए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो ब्रीच हो रहे हैं, यहाँ पर उनको कोई बाईपास कर रहा है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट्स enforce strict censorship and monitoring while it comes to the policing. Question number 74. Which of the following is not mentioned as disadvantage of the internet? यानी कुछ यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि जो डिसएडवांटेज नहीं है, यानी जो क्या है, एडवांटेज है। अच्छा देखिएगा, लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन, जब से इंटरनेट आया है, तो हमने क्या किया है, लोगों से मेल मिलाप कम कर दिया है। ये तो वाक़ई हमने ऐसा किया है, ठीक है, कि हम बहुत ज़ालिम लोग हैं, ऐसा ही करते हैं। किसी को मिलने जाएँ, तो उससे वाई-फाई का पासवर्ड लेते हैं और उसके बाद वो किसी और सोफ़े पे बैठा हुआ है और हम दूसरे सोफ़े पे बैठे हुए हैं। मिलने हम उनको गए हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकलते, ठीक है? बहरहाल अल्लाह करे हम अपनी हालत बदलें। एनीवेज़, तो ये लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन ये तो हम करते हैं बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है इंटरनेट के आने से। तो ये क्या हुआ, एक डिसएडवांटेज हुआ। लेकिन हमें जो डिसएडवांटेज मेंशन नहीं है, वो आइडेंटिफ़ाई करना है। तो दिस इज़ नॉट आवर रिक्वायर्ड ऑप्शन। सेकंड देखिएगा, इंक्रीज़्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं है, इसका मतलब है ये हो सकता है। क्लोजर ऑफ लोकल बिजनेस, ये अगेन डिसएडवांटेज है। और डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, ज़ाहिर बात है, अब हम कुछ भी नहीं करते, हम कहते हैं जी इंटरनेट होगा तो उसके बाद कुछ करेंगे, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये इनफैक्ट अदर क्या है, एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 75, डेटा सिक्योरिटी मस्ट बी चेक्ड डैश। ऑप्शंस क्या हैं जी, नेवर, यानी आप कभी भी चेक ना कीजिए। आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं होगा, महीने में एक बार चेक कर लेते हैं काफ़ी है, आप कहेंगे जी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, साल में एक बार कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता, बल्कि इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पीरियडिकली चेक करना पड़ेगा। सो डेटा सिक्योरिटी मस्ट बी चेक्ड पीरियडिकली, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली। Question number 76. In the dictionary based password retrieval, the hacker tries to find the password by dash. डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड रिट्रीवल का जो या पासवर्ड अटैक का जो एक मेथड है, वो क्या है कि हैकर क्या करता है, एक्चुअली वो पासवर्ड फाइंड करने की कोशिश करता है, सिस्टम एक्सेस करने की या रिसोर्स एक्सेस करने की, यूजिंग अ प्री डिफाइंड पासवर्ड लिस्ट। इसीलिए इसको कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है भला, आपके पास प्री डिफाइंड जो है वो एक मजमुआ है, बहुत सारे उसके अंदर अल्फाज लिखे गए हैं और आगे उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, राइट, वट एवर द सेकंड लैंग्वेजेस, जो भी कोई हो सकती है, इंग्लिश टू उर्दू हो सकता है और वाइस वर्सा। तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसे ही है कि डिक्शनरी मतलब एक उसके पास पासवर्ड की लिस्ट है, वो प्री डिफाइंड है। अच्छा, प्री डिफाइंड बहुत सारे हो सकते हैं, हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है लोग पाकिस्तान के नाम से पासवर्ड लिखें, बिस्मिल्लाह का वर्ड लिख देते हैं, सिमिलर लाइक लाहौर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस। सो दिस कुड बी वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल्स। इसी तरह और किसी का नाम हो सकता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसका प्रीवियस स्कूल हो सकता है, थिंक ऑफ सच ऑप्शंस। तो ये क्या, एक यू जस्ट बिल्ड अ प्री डिफाइंड लिस्ट, और ए हैकर यूजुअली बिल्ड्स अ प्री डिफाइंड लिस्ट, ठीक है, उसमें नेम नेम के कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टू फर्स्ट थ्री, सिटी सिटी का कोड, एबीसी 11112 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी वो क्या करता है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेता है या मेंटेन कर लेता है। तो ये क्या है, सारे प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ पासवर्ड है, वो एक समझ लीजिए वो बड़ी सी क्या बन गई, डिक्शनरी। अब वो एक एक करके ट्राई कर रहा है कि किसी न किसी से कोई शायद लग जाए और उसके बाद फिर उसको एक्सेस मिल जाए उस सिस्टम की या उस रिसोर्स की। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, कि बेसिकली हैकर क्या कर रहा है, अप्लाइज प्री डिफाइंड पासवर्ड लिस्ट जो उसने उसके पास है, और उसके बाद उसमें से वो एक एक करके यूज कर रहा है जस्ट टू चेक हिज लक के इनमें से शायद कौन सा लगता है। Question number 77. Listening to the private conversation of two people or other people without their consent is called. यानी दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और कोई जारी बात है, आपस की कोई बात हो सकती है, इसलिए कहा गया कि प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरा जाने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं यार हमारी प्राइवेट बात हो रही है। एनीवेज, तो यानी उनका उनकी मर्जी नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए,
और वैसे कहते हैं जब ऐसी ये बात हो ना तो यकीनन आप समझें कि आपके बारे में बात हो रही है, इसलिए तो वो चाहते नहीं आप सुने। एनीवेज़, तो ऐसी सूरत में कि जो लोग आपस में कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप उनकी बात सुनें, लेकिन आप क्या करते हैं, आप फिर भी सुन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या कर रहे हैं, एव्सड्रॉपिंग कर रहे हैं, आप उनको स्पाई कर रहे हैं, आप उनको स्पूफिंग कर रहे हैं। असल में तो ये स्पाई का आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पूफिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये नेटवर्क की ज़बान में। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, ऐसे बहुत सारे जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ये काम करते हैं, ठीक है? जब नेटवर्क के ट्रैफिक जाती है, तो वो स्पूफिंग करते रहते हैं, यानी कौन से डेटा पैकेट्स इधर जा रहे हैं, किस सर्वर के लिए जा रहे हैं, वहाँ से रिस्पॉन्स किस कंप्यूटर के लिए आ रहा है, एचटीटीपी की ट्रैफिक आ रही है, वेब की है, एफटीपी के लिए है, किसी और पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमारी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 78 डेटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू डैश। देखिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह हमने भेजा, तो इंटेग्रिटी से क्या मुराद हो सकती है, हमने इससे पहले भी बात की है कि एक चीज को जैसे भेजा गया उसको एज इट इज रिसीव होना चाहिए, यानी उसके दरमियान कुछ छेड़छाड़, तब्दीली, चेंज, एडिटिंग, अमेंडमेंट्स, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए डेटा के साथ। तो मतलब डेटा जैसा भेजा वैसा ही डेटा मिला, डेटा बिल्कुल करेक्ट मिला, ठीक है? तो डेटे की जो करेक्टनेस है, यही बेसिकली क्या डेटे की इंटेग्रिटी को इंश्योर कर रही है, या दूसरे लफ्जों में डेटा करेक्ट गया तो हमने कहा कि हमारा ये डेटा जो है वो इंटीग्रल है या इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रही है। क्वेश्चन नंबर 79 डैश डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसयूज, यानी सिस्टम या रिसोर्सेज मिसयूज की बात हो रही है, तो कोई एक कैटेगरी है वो देखिए वो कहा जा रहा है कि मिसयूज में नहीं आती। हैकिंग क्या मिसयूज है, अनऑथराइज एक्सेस क्या है, ये भी मिसयूज है। अभी हमने बात की क्या है, एवरस्टॉपिंग है कि आप स्पाई कर रहे हैं किसी को, ये भी क्या है, ये तीनों मिसयूज हैं। अलबत्ता किसी के पास अथॉरिटी है किसी चीज को एक्सेस करने के लिए, वो बंदा ऑथोराइज है, तो ये मिसयूज नहीं है, ये नॉर्मल यूज है। और यही हमें कहा गया था आइडेंटिफाई करना है जो कि इस कैटेगरी में यानी मिसयूज की कैटेगरी में चूज नहीं आती, और वो क्या है, ऑथोराइज एक्सेस है। somebody has authorized, somebody has authority to use that resource, तो वो फिर जारी बात है यूज में आएगा, लीगल यूज में आएगा, प्रॉपर फेयर यूज में आएगा, वो मिस यूज में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 रेगुलेशन इज मोर कंसर्न विद डैश। तो सिंपल सी बात है, स्टेट फॉरवर्ड, आपको पता चल गया होगा कि रेगुलेशन से क्या मुराद है, हमारी रूल्स या फिर डायरेक्टरीज या डायरेक्शंस भी आप कह सकते हैं। तो ये बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है हमारी। क्वेश्चन नंबर 81 मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड। तो ये भी हमने पहले भी कुछ इससे रिलेटेड बात की थी कि किसी एक सिस्टम का जो एग्जिस्टिंग फीचर है, ठीक है, इट कुड बी अ पीओएस एप्लीकेशन, इट कुड बी एनी अदर सॉफ्टवेयर। तो ये कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कोई एग्जिस्टिंग फीचर है, वो किसी और मकसद के लिए था लेकिन उसको चेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया, ताकि कोई पर्सनल गेन, पर्सनल बेनिफिट लिया जा सके बियॉन्ड द नॉर्मल यूज और फेयर यूज और लेजिटिमेट यूज। तो ये क्या हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर हैकिंग हुई। एप्लीकेशन है ना, ये देखिए इस एप्लीकेशन को इस सॉफ्टवेयर के लफ्ज के साथ जोड़िएगा जरा, ठीक है? दोनों की कॉनोटेशन सेम है और दोनों को हम कह सकते हैं कि सिनोनिम हम यूज करते हैं, ठीक है? अगेन क्लू मैंने कहा थोड़ा सा आपको बता दूं, आप खुद कोशिश किया करें कि खुद से थोड़ा फाइंड आउट किया करें। क्वेश्चन नंबर 82 ब्रूट फोर्स अटैक ट्राइज पासवर्ड बेस्ड ऑन डैश। तो पूछा गया है कि जो ब्रूट फोर्स अटैक है ये पासवर्ड ट्राई करता है बेस्ड ऑन, इसके नीचे या अंडरलाइन जो है वो प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। तो बाय डेफिनेशन आपको पता है जो ब्रूट फोर्स है ये काम करता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स और कैरेक्टर्स एंड नंबर्स और साइंस, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो बनाता चला जाता है। यानी इट स्टार्ट फ्रॉम ए सिंपल कैरेक्टर्स जो कि स्मॉल लेटर्स हैं, फिर कैपिटल लेटर्स हैं, फिर मिक्स है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाता है, फिर उसके बाद अल्फान्यूमेरिक करेगा, जैसे हमने पहले बात की कि लाहौर 042, फिर एल कैपिटल है, फिर पूरा लाहौर कैपिटल है, फिर फॉर इंस्टेंस जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया टू अंडरस्टैंड कि इट कीप्स ऑन ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये सारे वो ट्राई करता रहता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स ए वेरी वेरी स्लो मेथड। ज़ाहिर बात है उसने प्रिडिक्ट करना है, फिर उसके बाद पासवर्ड ट्राई करने हैं, फिर ज़रूरी नहीं है कि वो लग जाए या जिसको हम कह सकते हैं कि पासवर्ड करेक्ट हो। अगेन फिर क्या करता है, इट कीप्स ऑन ट्राइंग ट्राइंग एंड ट्राइंग, इट्स ए वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस।
इट आर्ग्यूज के ये पासवर्ड डिटेक्ट कर लेता है, बट आप अंदाजा कर सकते हैं इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, मे बी टेक्स सम आवर्स इवन. So anyways, the idea is behind कि जी it tries all possible letter combinations. So this is a brute force attack. 83. Intentionally entering false data or amending data in the computer is called dash. यानी आप कहीं डेटा एंटर कर रहे हैं. अगेन मैं आपको क्लू दे देता हूँ. डेटा आप एंटर कर रहे हैं. एंटर से मुराद आप कहीं डेटा क्या कर रहे हैं, इस एंटर से क्या मिला आपको, इनपुट कर रहे हैं. अब ये इनपुट आप क्या कर रहे हैं, कोई फैल्स डेटा है, यानी गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं आप, या पहले से डाल दी फिर आप उसको अमेंड कर रहे हैं. तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं आप गलत इनपुट कर रहे हैं, और ये क्या होगा, इनपुट फ्रॉड होगा. आई बिलीव कि आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते. माशाल्लाह, वेरी नाइस, पॉजिटिव. लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड अस के अगेन दीज आर सम ऑफ द फ्रॉड्स वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ. 84. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट इंक्लूड. जी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमने पढ़े हुए हैं. उसमें जो 2-3 चीज़ें हैं, उसमें ट्रेडमार्क्स भी हैं, उसमें पेटेंट्स और कॉपीराइट्स भी हैं. अलबत्ता ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न जो है, इट्स मोर लाइक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी, और स्ट्रेट फॉरवर्डली पता चल रहा है कि डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, जबकि इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ आवर डिजायर्ड ऑप्शन. Question number 85. Dash can be defined as an agreement or contract between two companies where the owner or one company let the other company use its property under predefined specific पैरामीटर्स. यानी एक कंपनी और दूसरी कंपनी, इन दोनों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक कंपनी ने कहा कि आप उसकी प्रॉपर्टी को, उसके राइट्स को, उसकी प्रोडक्ट को, उसके नाम को यूज कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक पैरामीटर, स्पेसिफिक कंडीशंस. तो ये जो सेटअप है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है, ये असल में किस किस नोयत की बात हो रही है, किस एग्रीमेंट या किस एडजस्टमेंट की या किस रिलेशनशिप की बात हो रही है. तो ये हमारी क्या कहलाती है, इनफैक्ट लाइसेंसिंग. 86. And software can be protected by which of the following intellectual property. तो ये बहुत सिंपल है. सॉफ्टवेयर को आपने देखा होगा कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, बाय कॉपीराइट्स. 87 है, which of the following person comes at the base level of information security organizational structure. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या हायरार्किकल चार्ट आपने देखा होगा, और उसमें जो सबसे बेस लेवल पे, जो सबसे नीचे, यानी उस लेयर में या उस हायरार्की में जो सबसे नीचे डेजिग्नेशन आता है, वो कौन सा वाला होता है, सिस्टम ऑडिटर का है. तो ये है यहाँ से ऑप्शन डी हमारी करेक्ट. 88. The demonstrated ability of a person to use information technology is known as. यानी किसी इंसान की ये सलाहियत, ठीक है, उसका खासा कि वो आईटी के टूल्स को अच्छा यूज कर सकता है, ये उस बंदे की क्या कहलाएगी, कॉम्पिटेंस, उसकी काबिलियत. 89. It's dash to your computer which hacker can use to enter into the system. यानी आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई खास एक चीज है, हैकर वो यूज कर सकता है सिस्टम में एंटर होने के लिए. ठीक है, अगेन ये देखिएगा कुछ कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, बोल्ड हैं, वो उनको जरा थोड़ा फोकस किया कीजिए. एक कंप्यूटर के अंदर कोई एक चीज है, उसको यूज किया जा सकता है सिस्टम में एंटर होने के लिए. ठीक है, ये देखिए सारा क्लू मिल जाता है यहाँ से. एनीवेज, तो आप देखिए आपकी जो सिस्टम पे जितनी एप्लीकेशंस हैं, वो किसी न किसी पोर्ट नंबर्स पे चल रही होती हैं. आपने यकीनन पढ़ा होगा, और यकीनन यू विल बी वेल अवेयर ऑफ कि आपकी जो एचटीटीपी की ट्रैफिक होती है, वो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर चलती है. इसी तरह एफटीपी है, इसी तरह आपका टेलनेट है, इसी तरह सिक्योर एचटीटीपीएस है, आई मैप है, पॉप प्रोटोकॉल है, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स. तो ये सारे के सारे किसी न किसी पोर्ट नंबर के ऊपर चल रहे होते हैं. हैकर भी ये करते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी वल्नरेबल पोर्ट्स हैं जो यूज की जा सकती हैं. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट कि इट इज द लॉजिकल पोर्ट नंबर जो कि यूज किया जा सकता है या वो हैकर यूज करता है इन ऑर्डर टू गेट इनटू द सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 90 है, आईएसओ इज मोर कंसर्न्ड विद दिस सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड. अगेन आईएसओ का आपको पता है, इट्स ए वेरी फेमस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन. आईएसओ, आई इंटरनेशनल एस स्टैंडर्ड, ओ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एस मिला लीजिए कहाँ जाके, स्टैंडर्ड के साथ. ठीक है, सो आईएसओ इज मोर कंसर्न्ड विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. 91. Product Liability and Consumer Protection Act ensure that.
देखिए प्रोडक्ट की लायबिलिटी हमने अभी से पहले देखी थी एक और क्वेश्चन में, साथ में सीपीए को भी आप अटैच कीजिएगा। तो दोनों का मकसद क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है उसको काउंटेबल ठहराया जाएगा अगर प्रोडक्ट में कोई डैमेज है, कोई फॉल्ट है, या प्रोडक्ट की वजह से कंज्यूमर का कोई नुकसान हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, तो ये प्रोडक्ट की लायबिलिटी है और जो मैन्युफैक्चरर है उसको फिर अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्म हियर। 92. If the ownership of the copyright passes to the client, it is known as। जी तो यहाँ बात हो रही है कि जो ऑनरशिप है वो कॉपीराइट की ऑनरशिप, ये देखिएगा, फोकस कीजिएगा, ये पास किसको हो रही है? क्लाइंट को। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये असाइनमेंट हो रही है, और असाइनमेंट आपको पता परमानेंट होती है, सही है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 93. The term negligence in the software liability refers to। तो हम पहले भी बात करके आए हैं ऊपर किसी एमसीक्यूज में कि नेग्लिजेंस से क्या मुराद होगी? जितनी ड्यू केयर होनी चाहिए, जितनी तवज्जो देनी चाहिए, वो नहीं दी गई, इसीलिए तुम कह रहे हैं ये क्या हुआ? नेग्लिजेंस हुई। तो इट इज लैक ऑफ ड्यू केयर। तो लैक ऑफ ड्यू केयर जो है वो क्या है? नेग्लिजेंस है, या लैक ऑफ केयर नेग्लिजेंस हुई। तो यहां से ये ऑप्शन करेक्ट हुई हमारी। 94. If a copyright is to remain with the software house and the client is merely given permission to use the software, it is known as। तो ये देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉपीराइट जो है वो रिमेन विद द सॉफ्टवेयर हाउस, यानी जहरी बात है कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, उन्होंने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, अब वो कह रहे हैं जी कॉपीराइट हमारे पास रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में अगर क्लाइंट जो है वो बेचारा सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो वो यकीनन किसी न किसी लाइसेंस के तौर पे यूज कर रहा है, यानी लाइसेंस लिया हुआ है और वो सिंपली इसको यूज कर सक रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो ये जो कहीं बाइंडिंग है या रिलेशनशिप है दोनों का, यानी क्लाइंट का और सॉफ्टवेयर हाउस का, वो फिर क्या होगा? लाइसेंसिंग का होगा। 95. Intellectual property rights are often the most valuable dash owned by a company। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कुछ वैल्यूएबल क्या हैं जो कि कंपनी ओन करती है, तो ये हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, यकीनन लायबिलिटीज तो नहीं होगी ना। तो चूंकि इन द टर्म्स ऑफ नेगेटिव कॉनोटेशन होती हैं, हमारी जिम्मेदारी है उल्टा, एसेट्स हमारे क्या है? हमारा सरमाया है इनफैक्ट। 96. One of the common factors in failure of system safety is dash। यानी कुछ कॉमन रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं, फेलियर्स हैं सिस्टम की सेफ्टी के। वो फेलियर्स की जो कॉमन रीजन है वो क्या है? वो हम इंसान हैं, अनफॉर्चुनेटली। जरी बात है, मशीनें तो प्रोग्राम की जा सकती हैं, और लकीली मशीनों को जैसे प्रोग्राम किया जाता है मशीनें वैसे ही बिहेव करती हैं। ये हम इंसान हैं जो अपनी मर्जी के मालिक हैं, और बसा औकात कोई भी कुछ कह ले, हमारी मर्जी कुछ और हो, हम वही करते हैं। सो सिस्टम की जो फेलियर है हमारे यहाँ, आपने शायद पढ़ा हो, चेंज की भी जो फेलियर होती है वो भी सिर्फ हम इंसानों की वजह से ज्यादा होती है, कि वी रेजिस्ट टू चेंज। अगेन तनकीद करना मकसूद नहीं है, टेक दिस इज इन अ पॉजिटिव सेंस। तो बहरहाल इसमें भी फेलियर जो है उसकी कॉज भी ज्यादा क्या है? बी ह्यूमन। 97. The know-how that goes into the development of a product may be protected as which intellectual property। इससे मुराद क्या होगी कि कंपनी है, उसके पास खास तरह का नॉलेज है, एक्सपर्ट हैं, शेफ हैं, गुरु हैं, और उन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की हैं, उसमें नुकसान भी उठाया है, लेकिन अब उनके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस आ गए हैं, कुछ रेसिपीज आ गई हैं, कुछ और इस तरह के एक्सपीरियंसेस आ गए हैं, जो उनका अपना क्या है? प्रोप्राइटरी नॉलेज है। तो वो ये क्या है? उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। 98. To connect with the FTP server, we need some FTP software known as। यहाँ अगर FTP नहीं भी लिखा हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, सिंपली लिखा हुआ है विद सम सॉफ्टवेयर, ऐसा भी लिखा हुआ है अगर, तो आप यही समझ लीजिएगा कि एक FTP सर्वर होता है हमारे पास। ठीक है, अगेन आई बिलीव कि आप सब समझते हैं व्हाट इज अ सर्वर। अ सर्वर इज अ मशीन, इट कुड बी अ डिवाइस और इट कुड बी अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो कोई प्रॉपर एक सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक अ वेब सर्वर, क्या आपको वो वेबसाइट प्रोवाइड करता है और वेब पेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो एफटीपी सर्वर इज अ सर्वर दैट मैनेजेस और मेंटेन्स और कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ फाइल्स। ठीक है, आमतौर पे हम कहते हैं जी फलाम ने फाइल अपनी एफटीपी पे अपलोड कर दी है, इवन इट कुड बी अ वेब पेज एज वेल।
एक एफटीपी से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर। बहुत सारे एफटीपी के क्लाइंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आप कोई भी इनमें से यूज कर सकते हैं। सो टू कनेक्ट विद एन एफटीपी सर्वर वी रिक्वायर और वी नीड एन और ए एफटीपी client software. 99 dash refers to the privilege provided to an individual by law or by organizational policy where the individual can keep the information secret to or from a specific group. यानी ये कोई एक प्रिविजन है, एक प्रिविलेज है जो किसी इंडिविजुअल को भी दी जा सकती है और ये लॉ भी देता है और कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसकी पॉलिसी भी दे सकती है या देती है ताकि वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनको सीक्रेट रख सके किसी भी ग्रुप से। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? हमारी प्राइवेसी। असल में तो ये हमारी प्राइवेसी है जो ये हमें लॉ भी इजाजत देता है और कोई कंपनी भी या उसकी पॉलिसी जो है, चाहे लेबर पॉलिसी है, कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रख सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी privacy. Finally, our last question number 100. If a product or any of its component parts are defective, its manufacturer may be liable or held accountable for damage under the dash or common law of negligence. तो इससे पहले हमने बात की थी ऊपर कि इट्स द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और द सीपीए जो ये कहता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट दी जो डिफेक्टिव थी या उसका कोई पार्ट या कंपोनेंट डिफेक्टिव था और उसकी वजह से आपका कोई डैमेज हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम मैन्युफैक्चरर को या उस प्रोडक्ट के बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर को लायबल या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। सो अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है? एक कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट का बायर है, जिसने पैसे दे के वो खरीदी है, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी पेड। सही है, तो यू शुड बी प्रोटेक्टेड। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 100 क्वेश्चंस। तो आपके वक्त के लिए और आपकी तवज्जो के लिए दोनों के लिए बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, इसकी प्रेजेंटेशन या डिलीवरी से रिलेटेड कोई आपकी फीडबैक हो, ओपिनियन हो, कुछ सवाल हो आपका, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो या हमें बताना चाह रहे हो कि क्या चीज़ है जो और इम्प्रूव की जा सकती है, वी वेलकम योर क्वेश्चंस, योर फीडबैक एंड योर सजेशंस। ठीक है, द आइडिया इज अगेन टू मेक दिस कंटेंट मोर प्रोडक्टिव एंड मोर इफेक्टिव फॉर आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स इंशाल्लाह जो आपके डिग्री प्रोग्राम्स में हैं और इसके अलावा अदर दैन सब्जेक्ट्स कुछ और चीज़ें जो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो द सब्सक्रिप्शन डिसीजन विल definitely gonna give you more benefits or staying with us will definitely help you grow, enhance your portfolio inshallah and surely। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। किसी और कंटेंट, किसी और सब्जेक्ट में ज़रूर आपसे बात होती है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपको हमेशा खैरियत से रखे। मुझे भी अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और कंटेंट में आपसे बात होती है। फ़ी मान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।